हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर 7 कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एमपीएस, एपीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इसका मतलब होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो लोग प्लान करते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। वो गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अलग अलग इनकम लेवल के अकॉर्डिंग लोग कितना खर्च करेंगे, वो टोटल एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड को जब हम एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शेड्यूल कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को। ये एक टेबल होती है जो ये दिखाती है कि अलग अलग इनकम लेवल पर एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी। अगर इनकम बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, यानी दोनों पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, जब इनकम जीरो होती है तब भी कुछ मिनिमम लेवल पर एग्रीगेट डिमांड होती है जिसे ऑटोनोमस कंजम्पशन या ऑटोनोमस डिमांड कहा जाता है। और जब इनकम हाई लेवल पर पहुंचती है तब एग्रीगेट डिमांड इनकम से पीछे रह जाती है, क्योंकि लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है ये हमें एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताती है। वाई का मतलब नेशनल इनकम और एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। जब नेशनल इनकम जीरो है तब भी एग्रीगेट डिमांड 30 यूनिट्स है, यानी ये ऑटोनोमस डिमांड है। ऑटोनोमस डिमांड या ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़ा, दवाई, बिजली, पानी पर होने वाला खर्चा। ये खर्चा या तो सेविंग से होता है या फिर पैसा उधार लेकर किया जाता है या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू। फिर जैसे जैसे वाई यानी कि नेशनल इनकम बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इनकम पर डिपेंड करती है जो जीरो होने पर भी एग्जिस्ट करती है। ये टेबल हमारी हेल्प करता है कंजम्पशन फंक्शन या फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ करने में। एग्रीगेट डिमांड कर्व एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर इनकम शो की जाती है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड स्लो करता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। और जहां ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहां होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की। सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। और नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी जिसमें फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। और 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होगा C+I, यानी कि C मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी सिर्फ 2 कंपोनेंट से बनती है, हाउस होल्ड के थ्रू होने वाला कंजम्पशन और प्रोड्यूसर के थ्रू होने वाला इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट अपना खर्चा 2 तरह से करती है। पहला कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे डिफेंस, रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर होने वाला खर्चा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्चा। इन दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बनता है जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो इन कंक्लूजन वी विल से कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड 3 कंपोनेंट से बनती है। फॉर्मूला होगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G। C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट और G मतलब गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की। यहाँ 4 कंपोनेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है क्योंकि हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री में बिक रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स घटाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को दूसरे देश से खरीद रहे हैं, हमारी कंट्री का पैसा बाहर जा रहा है। इसलिए नेट एक्सपोर्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। और ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G +X - M, यानी नेट एक्सपोर्ट्स। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। इसका मतलब होता है वो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। ये गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को शो करता है। अब नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन और इनकम जनरेशन दोनों एक ही चीज होते हैं। इसका मतलब है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है
AS इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला होगा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, AS इज इक्वल टू Y। ध्यान रखो कि ये प्लान्ड या फिर डिजायर्ड प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं। अब जब प्रोडक्शन को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बुलाते हैं, जहां पर एक साइड नेशनल इनकम और दूसरी साइड एग्रीगेट सप्लाई होती है। और जब एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पर इनकम को प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई को। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है जो कि अपवर्ड स्लो करता है और रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू AS। कंजम्पशन फंक्शन, इसका मतलब है C और Y यानी कंजम्पशन और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप। ये बताता है कि इनकम लेवल में चेंजेस होने की वजह से हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कैसे बदलाव आते हैं। नोट दैट फर्स्ट ये कि हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही है, भले ही इनकम जीरो हो, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। इस सिचुएशन में सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। दूसरा, कंजम्पशन इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है। और तीसरा, जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उस रेट से थोड़ा सा स्लो बढ़ता है, क्योंकि हायर लेवल ऑफ इनकम में पूरा इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन में नहीं जाता, कुछ पार्ट सेविंग्स में भी जाता है। सी लाइन रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन फंक्शन को, इनकम में चेंजेस होने की वजह से कंजम्पशन में होने वाले चेंजेस को। ये ग्राफ एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कंजम्पशन फंक्शन का। एक्स एक्सिस पर हमने कंजम्पशन को और वाई एक्सिस पर इनकम को रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ में 45 डिग्री की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू सी को, यानी कि इनकम कंजम्पशन के बराबर है। यानी इस लाइन पर हर पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं। जीरो से शुरू होने वाली लाइन कंजम्पशन की लाइन या सी लाइन है, जो ये बताती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन कंजम्पशन की ग्रोथ थोड़े कम रेट से होती है। पॉइंट ए पर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पुरानी सेविंग्स या बोरोविंग्स को यूज कर रहे हैं। पॉइंट बी पर दोनों लाइन ज्वाइन हो रही हैं और इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जहां y c के बराबर होता है और सेविंग होती है बिल्कुल जीरो। पॉइंट सी के बाद इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब यहाँ से लोग सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद सेविंग शुरू हो जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये स्लोप हमें बताता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन किस रेट से बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन में जाता है। इसे हम एक रेशियो की फॉर्म में मेजर करते हैं, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC। सो रिमेंबर दैट स्लोप ऑफ सी लाइन या स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन इज इक्वल टू MPC, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC, इसका मतलब होता है टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम का रेशो। फॉर्मूला होगा APC इज इक्वल टू C अपॉन Y। MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम का रेशो। फॉर्मूला होगा MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, MPC अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी कि जब इनकम बढ़ेगी तो उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हमेशा कंजम्पशन में चला जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है MPC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी लाइन, और ये कांस्टेंट होता है, यानी कंजम्पशन फंक्शन लीनियर है। अब आता है कि कंजम्पशन फंक्शन की एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वैसे ही कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है c इज इक्वल टू my प्लस c बार। यहाँ पर c बार का मतलब है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी जब इनकम जीरो हो तब भी बेसिक कंजम्पशन किया जाता है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। और m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ सी लाइन यानी कि MPC को, और y करता है इनकम को। सो कंजम्पशन फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें c बार इंटरसेप्ट और m स्लोप है। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन। इसकी बेसिक आइडेंटिटी होगी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी y इज इक्वल टू c प्लस s। जब हम सेविंग और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं
सेविंग फंक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू द टेबल जब y इज इक्वल टू 0 तो सेविंग होगा -20। इसे कहते हैं नेगेटिव सेविंग, क्योंकि कंजम्पशन के लिए यहाँ पर लोगों ने पुरानी सेविंग को यूज किया है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगी, मतलब सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, पर सेविंग इनकम से कम ही रहेगा। जब y इज लेस देन 100 तो सेविंग नेगेटिव है, और जब y यानी कि इनकम इज ग्रेटर देन 100 तो सेविंग पॉजिटिव हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेबल। सेविंग फंक्शन स्केड्यूल, यानी ये टेबल जिसमें 3 कॉलम है, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन। टेबल को समझते हैं। जब इनकम 0 है, कंजम्पशन है 20, इसका मतलब लोग अपनी पुरानी सेविंग्स या बोरोविंग्स से कंजम्पशन कर रहे हैं, और सेविंग -20 है, यानी कि डी सेविंग हो रही है। जब इनकम 50 हो जाती है, कंजम्पशन 60 होता है, तब सेविंग होती है हमारी -10, और जब इनकम 100 होती है, कंजम्पशन भी 100 होता है, यहाँ सेविंग 0 है। यही है ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। और जब y यानी कि इनकम 150 होती है तब कंजम्पशन होता है 140, और यहाँ पर सेविंग हो जाएगी 10, यानी अब लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करने। अब ग्राफ यानी कि सेविंग फंक्शन कर्व की बात करते हैं। x एक्सिस पर इनकम और y एक्सिस पर सेविंग शो की गई है। ग्राफ -20 से स्टार्ट होता है, मतलब डी सेविंग, फिर 0 पर ब्रेक इवन पॉइंट, और आफ्टर दैट सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। लाइन का जो स्लोप निकाला गया है वो होगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और वैल्यू आएगी 0.2। इसी वैल्यू को MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, लेकिन एक फिक्स्ड रेशो में, जिसे हम कहते हैं MPS। MPS यहाँ पर 0.2, मतलब 1 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम पर लोग 20 पैसे सेव कर रहे हैं। MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप MPC होता है, वैसे ही सेविंग फंक्शन का स्लोप MPS होता है। MPS वो रेट होता है जो हमें ये बताता है कि इनकम के बढ़ने से सेविंग किस रेट से बढ़ती है। इसका फॉर्मूला होगा MPS इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम का रेशो MPS है। APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का रेशो। फॉर्मूला होगा APS इज इक्वल टू S अपॉन Y। ये हमें बताता है कि एक यूनिट इनकम से कितनी सेविंग्स हो रही हैं, और MPS बताता है एडिशनल इनकम से कितनी सेविंग हो रही है। इसका फॉर्मूला होगा MPS इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अगर MPS कांस्टेंट है तो इसका मतलब होगा कि सेविंग फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप हमेशा सेम रहता है, यानी जब इनकम बढ़ेगी उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हमेशा सेविंग्स में कन्वर्ट होगा। एंड वन मोर थिंग, APS प्लस APC ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड MPS प्लस MPC ऑलवेज इक्वल टू 1। ये चीज आपको न्यूमेरिकल में थोड़ी सी हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट, दिस वाज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू।